हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन करंट का नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ शुरुआत करने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, पेन पेपर कॉपी वॉपी ले लो, जो नोट करना है नोट करते रहना, अदरवाइज वीडियो आपको मिलने वाली है। ओम्स लॉ क्या है, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। कहा यह जाता है ओम्स लॉ क्या है कि अगर एक कंडक्टर है और उसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर, जिसे आप वोल्टेज बोलते हो। तो क्या कहा जाता है कि अगर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो ओम ने बताया कि अगर वोल्टेज जितना ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इट मींस जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करोगे किसी भी कंडक्टर में, उतना ज्यादा करंट बनेगा V प्रोपोर्शनल टू I। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। शर्त ये है, ध्यान से सुन लो, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो आप ध्यान, टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना जरूरी है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये लॉ पॉसिबल है। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है देन ये लॉ पॉसिबल नहीं है, तब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो V proportional to I, but when temperature remains constant। और आपको पता है कि जब दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इनके बीच अगर ग्राफ बनाने को आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओमिक कंडक्टर के लिए VI ग्राफ बनाओ, आप इस तरह बनाओ। लेकिन अगर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, मींस ग्राफ इस तरह बन रहा है, दोनों में आप देखो, यहां भी V के बढ़ने से I बढ़ रहा है, यहां भी V के बढ़ने से I इंक्रीज हो रहा है, बट यहां यूनिफॉर्मली है और यहां नॉन यूनिफॉर्मली है। यह भी ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते आप कि वहां सर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट इंक्रीज होगा, नहीं, ऐसा नहीं। एक सेंटेंस और जोड़ना चाहिए कि वो इंक्रीज यूनिफॉर्मली होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिफॉर्मली चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि करंट बढ़ गया 5%, वोल्टेज बढ़ गया 10%, ये नहीं चलेगा। साथ साथ बढ़ना है, बराबर अमाउंट में बढ़ना है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना है, तब ये ओम्स लॉ फॉलो होता है, अदरवाइज ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ये है ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उसे ओमिक कंडक्टर कहेंगे, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे उसे हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। दिस इज नॉट ओमिक कंडक्टर, दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर। याद रखना इन सब बातों। फिर आप बोलोगे सर जब ओम्स लॉ पढ़ा रहे हो, V प्रोपोर्शनल टू I बताया आपने, फिर बताया कि यूनिफॉर्मली चेंज होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करे तो ये ओम्स लॉ फॉलो काम करना बंद कर दे। तो सर एक बात आप ये बताओ कि जब दो चीज का प्रोपोर्शन साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां भी एक कांस्टेंट आएगा, इसे R कहते हैं। दिस इज कॉल्ड R, और ये एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR। यस, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब बोलोगे सर इसमें R क्या है? मैं आपको बताता हूं इसमें R क्या है बेटा। इसमें जो R आप देख रहे हो, ये जो R आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो बच्चे? R। जो आप R देख रहे हो, इस R को कहते हैं रेजिस्टेंस। याद रखना, दिस R इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस। याद रखना बेटा, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? कंडक्टर। यहां पे जो R आपने देखा, दिस R इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और फॉर्मूला बन गया वोल्टेज निकालने का I इंटू R। और ये R के बारे में फिर ये बताया जाता है कि जो R है ये एक तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस करता क्या है आपको बता दूं। आखिर रेजिस्टेंस करता क्या है? तो रेजिस्टेंस हमेशा अपोज करता है किसका? करंट के फ्लो का। ये वो कांस्टेंट फैक्टर है जो अपोज करेगा, करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा उसका ये अपोज करेगा। इट विल ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। स्टॉप नहीं कर सकता, स्टॉप तो बहुत ज्यादा, अपोज करने की पूरी कोशिश करता है रेजिस्टेंस रोकने वाला।
और ये रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? दो, एक तो कंडक्टर की लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली। जितना ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा प्रोवाइड करेगा। जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो जब दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? L/A। और जब हटाओगे तो एक कांस्टेंट और आ जाता है इस रिलेशन में, जिसे हम कहते हैं रो L/A। यस, ये फॉर्मूला बन गया किसका? रेजिस्टेंस का। याद रखना क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? रो L/A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और ये R है क्या? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला ये रो L/A। अब बोलोगे सर इसमें रो क्या बला है? बिल्कुल आप बोलोगे, आप बोलने का राइट है आपको कि सर इसमें रो क्या है। आपने जो रो बताया, इसमें रो क्या चीज है? तो मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर इसमें रो क्या चीज है? तो रो के बारे में बोला जाता है कि जो रो आया है इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज व्हाट? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर भी कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही है, कांस्टेंट के अंदर फिर कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करता है, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, एक नेचर पे और एक टेम्परेचर पे। यस, मतलब नेचर का क्या मतलब हुआ? कॉपर का कंडक्टर है, अलग रेजिस्टिविटी। सिल्वर का है, अलग रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर तो समझते हो, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज। तो इस हिसाब से जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा जाएगा रो L/A, अब जब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड किया। एक तो शेप पे किया, शेप नहीं किया, शेप के अंदर तो आ रहा है लेंथ और एरिया, और रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर और टेम्परेचर पे। तो इसमें शेप पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कौन? रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पे। कौन कौन सा फैक्टर है यहां पर? नेचर है और टेम्परेचर है। तो रेजिस्टिविटी दो फैक्टर पे, नेचर एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस नेचर और टेम्परेचर के अलावा शेप भी आता है, जिसमें लेंथ और एरिया लिया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो L/A। रो इज रेजिस्टिविटी, अ कांस्टेंट। याद रखना, जो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर पे और टेम्परेचर पे। और रेजिस्टेंस क्या है? शेप में भी आ जाता है। रोड पे तो डिपेंड करता ही है, रो का मतलब नेचर और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ शेप पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ रो L/A। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट हम ऐसे लिखते हैं, इसे हम ओम कहते हैं। ओम, ओम, OHM, ओम। सब ओम्स लॉ के नाम से ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफाइन किसने किया? ओम ने किया। तो ओम। और रेजिस्टिविटी की यूनिट अगर देखें तो ओम मीटर। बोलोगे ये कैसे ओम मीटर आया? मैं बताता हूं। इसका ओम, इसका मीटर, इसका मीटर स्क्वायर। तो मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अलग कर दो, तो रेजिस्टिविटी का आ गया ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज रो L/A। Rho is the constant which depends on two factors, nature and temperature. And resistance depends on three factors, nature, temperature तो आ ही गया, साथ साथ length, area में shape, तीन factor. This is called resistance. ओम ने बताया ये सब। अब बोलोगे सर आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा दिया, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने सही पढ़ाया है। मुझे लग रहा है कहीं आपने मुझे कुछ गोलमाल तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। आप मुझे प्रूफ करके बताओ कि हाँ ओम्स लॉ ने जो कहा वो सच कहा है। तो मैं एक बार ओम्स लॉ के प्रूफ में आता हूं। ओम्स लॉ का प्रूफ, पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? आपको याद है क्या पढ़ाया था? कि I इज इक्वल टू ANEVD। एक हमने रिलेशन पढ़ाया था ना, किसका? करंट का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। आपको याद है या नहीं याद है? मुझे पता है आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। I is equal to ANEVD। in A for what? एरिया,
VD4 वो ड्रिफ्ट स्पीड, सब पता है। अब बोलोगे सर I इज इक्वल टू ए एन ई, और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था, मेरे को याद है, याद है, ई टाउ बाई एम। लास्ट वीडियो में जाके देखना। ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ फॉर रिलैक्सेशन टाइम, एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आई क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखो, ए एन ई मिलकर ई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई एम, हो गया ओवर। अब बोलोगे सर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था और आपने पहले भी बताया है कि मान लो एक कंडक्टर है, ओके, एक कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ L है, कंडक्टर के दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया माइनस प्लस वो वोल्टेज भी है। तो आपने पढ़ाया था सर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ाया था। बताओ मैंने क्या पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था V/L। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसको लेंथ से डिवाइड कर दें तो वहां पर की फील्ड आ जाती है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं समझाऊं, तो मुझे जहां तक लगता है बेटा उस हिसाब से अगर देखोगे आप, एक मिनट रेजुएट कर दो, हाँ, उस हिसाब से अगर देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, सोचो जरा, I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और इस E को लिख दो क्या, V/L, वोल्टेज अपॉन लेंथ। देख सकते हैं E को मैंने वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख दिया ऑब्वियसली। अब यहां से काम करो, V को इधर ही रहने दो और बाकी को उठा के इधर शिफ्ट करो, तो क्या आ गया, V इज इक्वल टू शिफ्ट करो बेटा I/L, चला गया ना, I/L इधर चला गया, और क्या जाएगा M, और नीचे क्या आ गया, A/N ई स्क्वायर इंटू टाउ। मैंने क्या किया, V को इधर छोड़ दिया और बाकी सारे टर्म को इधर चिपका दिया, तो V इक्वल टू इतना आ गया। अब ध्यान से देखने वाली बात आ गई है। बोलोगे सर क्या बात आ गई है ध्यान से देखने वाली बात, वो अब मैं बताता हूं क्या बात आ गई है, ध्यान से देखना है, इस जगह पे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना। अब अगर गौर से देखो, एकदम ध्यान से देखो, तो जो मैं बोल रहा हूं वो बताना मेरे को। इस पूरे फॉर्मूले में मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलता है, हाँ कहां बदलता है, आपके पास कंडक्टर हो मेरा हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा। लेंथ एक कंडक्टर का फिक्स होता है, एरिया एक कंडक्टर का अपना फिक्स होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक कंडक्टर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का मास अलग है, एक कंडक्टर है तो 10 लेंथ है, एक कंडक्टर है तो 10 एरिया है, उसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी फिक्स होते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होता है। अब रहा टाउ, टाउ फिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, याद करो पिछली क्लास, टाउ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, याद करो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, या डिक्रीज करेंगे तो चेंज होता है। और आप बोल रहे हो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहां, तो टाउ भी फिक्स है। देखो लेंथ तो कभी नहीं बदलेगा, फिक्स है। एक कंडक्टर की लंबाई कोई हॉरर शो तो नहीं चल रहा है, लेंथ बढ़ रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, एरिया फिक्स, नंबर फिक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स। टाउ पे थोड़ा डाउट आया था कि रिलैक्सेशन टाइम तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ओम ने क्या बताया था कि मेरा लॉ तभी फॉलो होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी फिर फिक्स हो गया। तो इसका मतलब सब चीजें तो कांस्टेंट आ गई। बोलोगे सर, सर सुनो, m कांस्टेंट सर, l कांस्टेंट सर, a कांस्टेंट सर, n कांस्टेंट सर, e स्क्वायर कांस्टेंट सर, टाउ कांस्टेंट सर, सब कुछ कांस्टेंट है सर। सर m l a n e टाउ सब कांस्टेंट है सर। तो जब सब कांस्टेंट है, जब सब कांस्टेंट हटता है तो आप अच्छे से जानते हो कि वो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, v प्रोपोर्शनल टू I। आ गया मजा, हो गया ना, मास फिक्स, लेंथ फिक्स, एरिया फिक्स, नंबर फिक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, टाउ भी फिक्स होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट मैंने बोला ही है, ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो सब कांस्टेंट हटाओगे तो आ गया प्रूफ कि हाँ जी सर आपने सही कहा था कि ओम्स लॉ ने जो बोला वो सही बोला कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना वोल्टेज चेंज करेंगे, उसी अमाउंट में, उसी परफॉर्मेंस में, उसी
रेशियो में करंट में भी चेंज आएगा। प्रूफ हो गया इस बात। अब सर ओम्स लॉ के समय आपने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर? ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला आया था सर? बोलो क्या फॉर्मूला आया था ओम्स लॉ से? I इंटू आर। और अभी आपने सर भी जब प्रूफ कर रहे थे तो भी का एक नया फॉर्म बना था सर, उसको लिखो तो सर, जरा सा लिख दो सर, मैं लिख देता हूं। I इंटू एम इंटू एल अपॉन ए इंटू एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ। सर ओम्स लॉ ने पढ़ाया था ये फॉर्मूला, और प्रूफ के दौरान सर भी का एक और फॉर्म आया। सर दोनों को इक्वेट क्यों ना कर दे, है तो एक ही चीज वोल्टेज। बोले कि कर दो भाई, कर दो, किसने मना किया है तुम्हें? किसकी हिम्मत है जो मना कर दे आपको? तो आई आर इज इक्वल टू आई एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां से आई आई हो गया कैंसिल, तो R इज इक्वल टू आ गया एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। यस, एक नया फॉर्मूला मिल गया, किसका? रेजिस्टेंस का। एक नया फॉर्मूला मिल गया, एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो बोलोगे सर एक बात बताओ, आप फॉर्मूले पे फॉर्मूले दिए जा रहे हो, देना पड़ेगा, फिजिक्स है बेटा, कुछ करना है। बोलोगे सर आपने कुछ देर पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पढ़ाया था, मुझे लगता है इसकी जरूरत तो अब खत्म हो गई, इसको तो हटा ही देते हैं ना, इसको तो हटाई, तो मैंने साइड में समझाया। बोलोगे सर एक बात बताओ, मैंने पूछा हाँ पूछो बेटा। आपने कहा सर आपने कुछ देर पहले हमें रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला दिया था सर, वो फॉर्मूला था सर, क्या था सर फॉर्मूला? वो भूले तो नहीं हो? बोलो बेटा भूले तो नहीं हो? वो फॉर्मूला क्या था बताओ? एक मिनट यार, थोड़ा सा ये कर दें। हाँ जी, फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, बताना बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड, कभी कभी ना बोर्ड हैंग हो जाता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत सी आ जाती है। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे यार, सारी मुश्किलों का सामना करना है। आर, क्या फॉर्मूला मैंने दिया था आर का बेटा, बताइए जल्दी से। आर का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था? आर का फॉर्मूला दिया था रो एल बाई ए। याद है फॉर्मूला किसका था? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। बोलोगे सर यस आपने बिल्कुल दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था हमने? आर इज इक्वल टू क्या? रो एल बाई ए दिया था ना। और अभी क्या आया है फॉर्मूला 2 मिनट पहले आर का? देखो ध्यान से, कहां गया ये फॉर्मूला? ये देखो ना, ये वाला फॉर्मूला क्या आया है? आर इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कुछ देर पहले पढ़ाया आपने रेजिस्टेंस का, और अभी प्रूफ के दौरान एक और फॉर्मूला बना रेजिस्टेंस का, फॉर्मूले पे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को इक्वेट कर दे, है तो दोनों रेजिस्टेंस का। रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। बोलोगे बिल्कुल सही है, एल बाई ए दोनों से हो गया कैंसिल, और आपके पास एक फॉर्मूला आ गया रेजिस्टिविटी का। क्या आ गया? देखो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यस, तो रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले, रो एल बाई ए अभी पढ़ाया, एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ फिर आया, दोनों को इक्वेट कर दो तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिनिश। तो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी देखो इस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ टाउ पे, और टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली, क्यों? टेम्परेचर के साथ टाउ उल्टा रिलेशन बनाता है, तो रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली बनाएगा। तो रेजिस्टिविटी मैंने कहा था ना सिर्फ टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि टाउ पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सब कुछ याद रखना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, सब याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देख लो बोर्ड पे आपके सामने सब कुछ है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोलोगे सर आपने ये तो पढ़ा दिया, फिर एक टॉपिक आता है बेटा जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, एंड कंडक्टिविटी। यस, जिसे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो बोलोगे सर
अभी तो आपने पढ़ाया रेजिस्टेंस, अब पढ़ा रहे हो कंडक्टेंस। तो अभी जो हमने पढ़ाया रेजिस्टेंस ये क्या करता है, और रेजिस्टिविटी ये क्या है, ये अपोजिंग फैक्टर है। ये करंट के फ्लो का क्या करता है बेटा, अपोज करता है। ये अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसमें करंट का फ्लो उतना प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। क्या मतलब, ये जिस कंडक्टर के पास कंडक्टेंस ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो करंट के फ्लो का उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा, वो और ज्यादा सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं करेगा, याद रखना। उसी तरह रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, ये भी वही प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। मेरे कहने का मतलब क्या था, आप शायद समझ गए। आप ये ध्यान से सुनो कि जिस कंडक्टर का कंडक्टेंस या जिस कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें फ्लो उतना प्रॉपर होगा, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा वहां फ्लो उतना धीरे धीरे होगा। सारे फॉर्मूले उलट दो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उलट दो, कंडक्टेंस का बन जाएगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला उलट दो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चीज याद रखना बेटा, मत मत भूलना। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। एक बात का मेरे को जवाब दो, आप सब लोग जवाब देना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोचो, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, अगर मान लो एक कंडक्टर की लेंथ n टाइम्स चेंज हो गई, मतलब बदल गई, n कोई भी नंबर हो सकता है, डबल, ट्रिपल, हाफ, कुछ भी, n टाइम्स। तो ये तो आप बहुत बेसिक सी बात है कि अगर किसी चीज की लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो जाता है। जानते हो, लेंथ बढ़ाओगे ना तो एरिया, देखो ना, वायर को खींचो, वायर जितनी लंबी होती जाएगी उतनी पतली होती जाएगी। तो लेंथ अगर किसी वायर का हम n टाइम्स, किसी कंडक्टर का n टाइम्स बदल दें तो एरिया, ये पक्की बात है, कोई रोक नहीं सकता, एरिया 1/n टाइम्स हो जाए। तो सोचो फिर रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, सोचने वाली बात है बेटा। ये n ऊपर चला गया, n और n मिलके हो गया n स्क्वायर टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ n टाइम्स चेंज हो तो रेजिस्टेंस भी ठीक उसी का स्क्वायर टाइम्स बदल जाता है। मान लो लेंथ 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, लेंथ 3 टाइम्स रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। क्यों? लेंथ n टाइम्स तो एरिया उसका उल्टा हो जाता है, 1/n, ऊपर जाके n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना टाइम्स लेंथ चेंज होगा ना उसी का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। बोलोगे सर जरा इस पे एक एप्लीकेशन बता दो, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। मैं अभी बताता हूं। ऐसे मान लो सवाल आया कि अगर एक कंडक्टर की जो लेंथ है वो मान लो 25% इंक्रीज हो गई। क्या मैंने कहा सर एक कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी बढ़ गई बेटा? 25%। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, मैं क्वेश्चन में प्रॉपर लिख दूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि इफ length of conductor increases by 25%, अगर एक कंडक्टर की लंबाई 25% बढ़ गई, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या पूछा, फिर मुझे परसेंटेज चेंज बताओ, किसमें? रेजिस्टेंस में। बोलोगे सर एक बात बताओ, सॉल्व करते हैं, चलो 100 की बात मानते हैं। लेंथ 25% ज्यादा, यही बोल रहे हो ना आप, यही बोल रहे हो ना आप, यानी कि फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से 25% इनिशियल का, और यही कहना चाह रहा हूं मैं ना भाई, यही तो कहा उसने। और क्या कहा कि लेंथ 25% मोर, फाइनल लेंथ इनिशियल तो है ही, इनिशियल के साथ 25% और ले लो तब बनेगा फाइनल लेंथ। ओके, अब बोलोगे सर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, सोचो कितना आ गया, L इनिशियल प्लस L इनिशियल बाई 4। सॉल्व करके कितना आ गया, 5/4 टाइम्स। बोलोगे अच्छा सर
ऐसा करने से फाइनल लेंथ इनिशियल की 5/4 टाइम्स हो गई, 5/4 टाइम्स। ओके, और अभी आपने क्या पढ़ा था कि सर अगर जो लेंथ है यहां पे साफ दिखा, लेंथ कितना टाइम्स हो गया सर? 5/4 टाइम्स। और अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया आपने कि जितना टाइम्स लेंथ बदलता है, अगर लेंथ n टाइम्स बदला तो रेजिस्टेंस ठीक उसका स्क्वायर टाइम्स। ओके, तो बोलोगे सर ओके, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, जितना भी लेंथ बदला, लेंथ कितना बदला? 5/4 टाइम्स हो गया। तो लेंथ जब 5/4, तो कॉन्सेप्ट थे जो रेजिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर। इट मींस आप लिख सकते हो कि फाइनल रेजिस्टेंस 25/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। ये आ गया सर कि जब आपने 25% बढ़ाया क्या लेंथ, तो रेजिस्टेंस ठीक पहले का 25/16। कैसे? 25% बढ़ाने का मतलब लेंथ 5/4 टाइम्स। और मैंने क्या बताया, जितना टाइम्स लेंथ चेंज होता है उसी का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस हो गया 25/16 टाइम्स। बट हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होंगे। बोलोगे सर परसेंटेज चेंज भी निकाल देते हैं। अब आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? किसी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? किसी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? वो फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही है ना तरीका क्या निकालने का? बताओ क्या ये फॉर्मूला क्या निकालने का है बेटा? परसेंटेज चेंज। तो बोलोगे सर परसेंटेज आप आराम से निकाल सकते हो, कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ जी, क्या चेंज कैसे निकलेगा? इंटू कितना कर देंगे बेटा? तो इंटू क्या कर देंगे? 100। ओके, चलो क्या परसेंटेज चेंज आया रेजिस्टेंस में? सोचो क्या था फाइनल चेंज? फाइनल चेंज देखो इनिशियल का कितना आया था? 25/16। यूज करो इसको, 25/16 आर इनिशियल का है ना, जो रिलेशन था ना इनिशियल के साथ वो यूज कर लो, माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू व्हाट? इनटू 100। बस अब आप सॉल्व कर सकते हो सिंपली। आर इनिशियल कॉमन फैक्टर बन गया, कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया बेटा? 25/16 माइनस 1 इंटू कितना? 100। यस, सॉल्व कर दो। 9/16 इंटू 100। यस, सॉल्व करके अराउंड 55% बोल सकते हो, 16.6 के आसपास, इतना आसपास, इतना परसेंटेज रेजिस्टेंस अब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? अगर लेंथ 25% इंक्रीज हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा? बोलोगे सर एक मिनट, लेंथ 25%, इट मींस फाइनल लेंथ इनिशियल का 25% और ले लो, मतलब 5/4 टाइम्स। फिर आपने क्या पढ़ा है? लेंथ जितना टाइम्स होता है उसी का स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अगर ये 5/4 हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो 25/16 टाइम्स। अब रिलेशन आ गया फाइनल इनिशियल में, उसके बाद परसेंटेज चेंज निकाल दो। वो समझ में आ रहा होगा, ऐसे से सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जैसे मैं मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनना, इफ रेडियस ऑफ अ वायर, वायर वही होता है, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, वायर भी बोल सकते हैं, वायर भी तो कंडक्टर ही होता है बेटा, बिकम्स डबल, then find resistance, initial resistance is 5 ohm। मतलब अगर पहले जो रेजिस्टेंस था, कितना था? 5 ओम। फिर हमने क्या किया? वायर के रेडियस को डबल किया। थोड़ा दिमाग लगाना है, रेडियस डबल कर दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया, तो एरिया मेरे को लगता है सीधे 4 टाइम्स हो जाएगा। बोलो कैसे? मैं बताऊं कैसे? एरिया क्या होता है क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज का? पाई आर स्क्वायर। अब गौर से देखो, एरिया आर के स्क्वायर के डायरेक्टली है, आर के स्क्वायर के, तो आर 2 टाइम्स, तो एरिया सीधा स्क्वायर कर दो 4 टाइम्स।
और फिर क्या पढ़ाया था मैंने कि आप सोचो जितना एरिया बदलता है लेंथ उसका उल्टा बदल जाएगा। तो ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेंथ और एरिया तो उल्टा है कि एरिया अगर 4 तो लेंथ 1/4, एरिया 1/4 तो लेंथ 4, यही तो होता है फिजिक्स में। तो लेंथ हो गया 1/4। और मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस उतना ही टाइम्स बदलता है जितना टाइम्स लेंथ चेंज हुआ है उसका स्क्वायर टाइम्स। तो लेंथ कितना आ गया 1/4, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर टाइम्स, यानी कि कितना टाइम्स हो गया बेटा, हो गया 1/16 टाइम्स। यस, इट मींस जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/16 यानी अपॉन 16। तो पहले कितना था 5 ओम, अब आ गया 5/16 ओम इज द न्यू रेजिस्टेंस। मान लो रेडियस ना बोल के डायमीटर बोल देता, डायमीटर डबल। अब मान लो मैंने कहा नहीं सर रेडियस नहीं बोला, इसने क्या किया, थोड़ा सा ड्रामा कर दिया, इसने रेडियस नहीं बोला सर, इसने डायमीटर बोला। तो भैया डायमीटर डबल किया, डी फॉर डायमीटर, तो डायमीटर अगर 2 टाइम्स करोगे तो बात तो वही है, रेडियस भी वही होगा 2 टाइम्स, नहीं तो कुछ है नहीं। अगर डायमीटर 2 टाइम्स करोगे तो रेडियस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई चेंज तो आना नहीं है, तो बात तो सवाल वही आ गया, डायमीटर 2 टाइम्स, रेडियस 2 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स। एरिया जितना उसका उल्टा लेंथ, और लेंथ जितना आएगा उसी का स्क्वायर रेजिस्टेंस। दैट वाज द पॉइंट। अब एक लास्ट टॉपिक कराऊंगा और आज की क्लास ओवर करूंगा, बस 2 मिनट का टॉपिक है। टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, या आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आता है, जे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस ई एंड कंडक्टिविटी। ये कोई ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये बस सिग्मा, ये बस चेक करता है कि आपको पता है या नहीं, फॉर्मूला सब पता है कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला चेक करने के लिए टॉपिक आता है। इस टॉपिक का न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कंडक्टिविटी सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूं, इनमें रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। करंट डेंसिटी के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी यही होता है ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। आई को क्या लिख दोगे हम, ANEVD अपॉन एरिया, एरिया एरिया कैंसिल, क्या आ गया NEVD। अब बोलोगे सर J इज इक्वल टू NE और ये VD का मतलब ड्रिफ्ट स्पीड, तो इसका फॉर्मूला खोल दो आप। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था, E टाउ बाई M। क्या आ गया J, आप बताओ बेटा, NEE, E स्क्वायर E टाउ बाई M। ओके, आ गया यहां तक। फिर सर अभी 15 मिनट 10 मिनट पीछे जाओ भैया, 2 मिनट पीछे, आई डोंट नो, वीडियो बैक करके देखो, मैंने भी पढ़ाया है, आप भूल गए तो वो अलग बात है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने दिया था M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, दिया था ना मैंने। और इसको उलट दोगे तो क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या बन जाएगा, इसको उलट दो, उलट दो, तो N E स्क्वायर टाउ बाई M, वही तो आया, N E स्क्वायर टाउ बाई M। इसको छोड़ दो तो ये सब क्या है, कंडक्टिविटी है, देखो है ना। तो आ गया रिलेशन, बोलोगे सर आ गया जिसकी तलाश थी, E इंटू सिग्मा। यस, यही तो चाहिए था, J में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, और सिग्मा। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसे चेक किया जाता है कि आपको इस फॉर्मूले की नॉलेज है या नहीं। अब क्या है कि जब लास्ट में जब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो एक बात और आती है कि भैया ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस बता दो, कि ओम्स लॉ की कुछ कमियां भी हैं, वो भी बताओ जाते जाते, क्योंकि कोई दुनिया में कोई भी परफेक्ट थोड़ी होता है। आप लोग परफेक्ट हो बस, और कोई परफेक्ट नहीं है, सबके लॉ में पंगा है। ओम्स लॉ में कुछ कमी थी, कमी नंबर 1, नॉट वैलिड एट वेरिएबल टेम्परेचर। तो आप शुरू से देख रहे हो, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का चेंज होने लगे तो ओम्स लॉ काम करना बंद।
ये पहली कमी। दूसरी कमी, इफ वी interchange the position of terminals of conductor, then Ohm's law नॉट वैलिड। ये भी एक लॉ है बेटा, कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, अभी ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस है, इधर से करंट आ रहा है, ओके। अब आपने क्या किया, इस एंड को प्लस कर दिया, इस एंड को माइनस। वोल्टेज वही है जो यहां था, वोल्टेज वही है वहां था, बस आपने पोलैरिटी की जगह इंटरचेंज कर दी। तो क्या होना चाहिए था, सिर्फ करंट का डायरेक्शन बदल जाना चाहिए था, लेकिन यहां ये पाया गया कि करंट का डायरेक्शन तो बदल ही गया, इधर हमेशा करंट प्लस से माइनस जाएगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल गया। ये तो ओम्स लॉ है ही नहीं। ओम ने तो कहा था भाई जो V के साथ हो वही I के साथ होना चाहिए, यहां क्या था, V ने अपनी पोलैरिटी की जगह बदल दी, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर से इधर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलना चाहिए, बट यहां मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। ये भी ओम्स लॉ की कमी है कि व्हेन वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ टर्मिनल्स, प्लस माइनस इधर, प्लस माइनस इधर, उल्टा हो गया, प्लस यहां माइनस यहां, अब प्लस यहां माइनस यहां, तो करंट की सिर्फ डायरेक्शन बदलनी चाहिए थी, यहां मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है। दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ ओम्स लॉ, जबकि V में जो कहानी है वही I में होनी चाहिए थी। V की वैल्यू तो नहीं बदल रही है, तो I की वैल्यू तो नहीं बदलनी चाहिए थी, बट यहां वैल्यू भी बदल जाती है। थर्ड क्या है कि ओम्स लॉ is not valid generally in semiconductor. Yes, सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन के होते हैं, सिलिकॉन का होता है, जर्मेनियम का, अगर इन सब मटेरियल का कोई बना हुआ आपके पास मटेरियल है तो वहां ओम्स करंट तो थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, बट ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर में यह ऑब्जर्व किया जाता है कि एक ही वोल्टेज पे कई सारे करंट आ जाते हैं, कई सारे सेमीकंडक्टर ऐसे हैं जिसमें एक ही करंट पे कई सारे वोल्टेज आ जाते हैं। ये सब ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, वैलिड टेम्परेचर पे काम नहीं करता, वेरिएबल टेम्परेचर पे पोलैरिटी की जगह इंटरचेंज कर लो तब ओम्स लॉ फॉलो, खत्म, फेल। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी ओम्स लॉ काम जनरली नहीं करता है। बेटा आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाए, ओम्स लॉ पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया। वीडियो को देखना, दो बार, एक वीडियो को 2 बार देखा करो, बहुत अच्छे से पूरी लाइफ याद रहेगी बात। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब तो मैंने हल्का बताया ना, डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। अगली बार डिटेल में बताऊंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखो, लाइक करो और आगे भी शेयर करो। बस जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्हें जरूरत है दो, दूसरे का भला करोगे खुद का भला होगा। ओके बेटा, मिलते हैं बाद में, टेक केयर, बाय।